तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी भी तरह की परेशानी होगी, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज एक क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूँ अलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। यहाँ पर आज एक क्लास हम लोग क्या पढ़ना है, आज एक क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे में डिटेल समझना है। पिछले क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, यानी डे 1 से इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर सारा वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हमारी चैनल से या हमसे पढ़ना है तब, ठीक है। तो आज का टॉपिक में हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ना है। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी टॉपिक को जो मैं पढ़ाता हूं या किसी भी पॉइंट को मैं जब उठाता हूं तो मेरा एक ही फोकस रहता है कि इस टॉपिक से, जैसे कि आज जहांगीर पढ़ा रहा हूं तो जहांगीर के टॉपिक से जो भी एग्जाम यानी प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं या प्रीवियस अगर नेक्स्ट एग्जामों में जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि मुझे आपको जहांगीर की कथा कहानी सुनानी है। यानी कि जहांगीर से रिलेटेड जो भी एग्जाम व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसको ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको जहांगीर के बारे में उतना इतिहास जानने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि किसी भी टॉपिक को मैं ज़्यादा इतिहासकार बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। इतिहासकार अगर आपको बनना है तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, कहीं और से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर खासकर एग्जाम व्यू से पढ़ाया जाता है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, उसको ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ रहे हैं किस तरह है। तो देखो बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि बहुत सारे जैसे टॉपिक को मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ज़्यादा विस्तार में पढ़नी है कि कहानी आपको अगर सुननी है तो किसी नेक्स्ट टाइम फिर से कभी इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो कहानी के तौर पर सुना दिया जाएगा। समझ रहे हैं किस तरह। अभी एग्जाम फोकस करो, एग्जाम पर ध्यान दो कि एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपको उसके बाद से इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर मैथ रहेगा तो मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट है। सिर्फ इसी पर लटके रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, समझ रहे ना। तो इसको जल्दी से शॉर्टकट में, मतलब कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हो इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको समझ लेना चाहिए। बाकी कहानी यार होते रहेगा, समझ आते रहेगा, उसको पढ़ने के लिए बुक है उठा के पढ़ लो। समझ रहे किस तरह है। तो जहांगीर के बारे में देखेंगे तो थोड़ी सी याद कर लेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में अकबर को देखे तो अकबर का जन्म कब हुआ था उसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और जहांगीर का जन्म कब हो रहा है, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। याद करना 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। बाप का जन्म हो रहा है 1542 में 15 अक्टूबर में, इसका 30 अगस्त कब हो रहा है 1569 ईस्वी में। बचपन का नाम है जहांगीर का सलीम। सलीम क्यों नाम है, क्योंकि अकबर के शासन काल में एक चिश्ती संप्रदाय के सूफी थे। अब ये चिश्ती संप्रदाय, सूफी, ये क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक सलीम जो थे क्या थे, सूफी चिश्ती संप्रदाय के सूफी थे। उनसे काफ़ी ज़्यादा अकबर प्रभावित था या प्रेरित था, जिनके नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे तो इनकी माता का नाम क्या था, जोधाबाई। यानी जहांगीर की माता का नाम क्या था, जोधाबाई। क्यों था, क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी राजपूत घराने की, कौन थी, जोधाबाई थी। अकबर इनको अपने जब शादी करके, विवाह करके जब अपने दरबार में लाया तो उनका नाम क्या रख दिया, मरियम उज जबानी। क्या नाम रखता था, क्या मतलब प्यार से पुकारता था, मरियम उज जबानी कहता था। समझ रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मरियम उज जबानी निम्न में से कौन है, या मरियम उज जबानी निम्न में से किसे कहा जाता है। समझ रहे हैं। तो याद रखना है जोधाबाई को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे तो पत्नी जो थी जहांगीर की कौन थी, मानबाई और जगत गोसाई। बाद में नूरजहां से भी शादी करता है। एक्चुअली में नूरजहां नहीं, नूरजहां का अलग नाम था, मेहरुन्नेसा। समझ रहे ना, आगे बताएंगे, समझ रहे। तो ये मानबाई और जगत गोसाई से शादी करता है कौन, जहांगीर शादी करता है। क्यों करता है, ध्यान से समझना। ये मुगलों की थोड़ा सा क्रोनोलॉजी, उसकी जो मेंटेलिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान समझना क्या करते थे लोग। जितने भी मुगल शासक थे ना, खासकर अकबर जो था ना, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा चतुर था, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज था। समझ रहे ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा चालू टाइप का था। समझ रहा है। देखो ध्यान से क्या करता था। अकबर जानता था कि छोटे मोटे क्षेत्र को तो आसानी से जीत सकते हैं, जितने भी छोटे मोटे राज्य थे उसको हड़प लेता था, कब्जिया लेता था, या किसी तरह से अपने राज्य के अधीन मिला लेता था। समझ रहे ना। लेकिन जो बड़े राज्य थे या खासकर जो राजपूत जो शासक थे ना, वो कभी भी हार नहीं मानते थे, है ना। उनका एक ही था, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। आज भी है, राजपूतों का एक अलग ही रुतबा रहता है। समझ रहे ना। तो जाहिर सी बात है ये अकबर इस बात को जानता था
कि राजपूत जितने भी वो हारेंगे नहीं, मतलब हार नहीं मानेंगे, वो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो अकबर जो है ना दिमाग लगाया, क्या किया ना कि वो राजपूत घराने में विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। यानी जितने भी ये राजपूत घराना था वो क्या करता था, उनसे विवाह संबंध बनाना शुरू कर दिया, समझ रहे ना। उसी क्रम में उसने जोधाबाई से शादी किया जो राजपूत घराने की थी। अब जाहिर से बात है, बताओ राजपूतों और मुगलों का एक दूसरे के साथ विवाह संबंध हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके बीच में किसी तरह का मतभेद रहेगा। ना चाहते हुए भी राजपूत मुगलों का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, समझ रहे ना। यही चाहता था अकबर कि राजपूत हमारा समर्थन करे, ना चाहते हुए भी हमारा समर्थन करे। जाहिर सी बात है, अब शादी कर लिया तो समर्थन करना ही पड़ेगा। इससे क्या हुआ ना कि राजपूतों का टेंशन तो खत्म हो गया अकबर को। अब जितने भी आसपास के जितने भी छोटे मोटे राज्य थे उनको आसानी से जीत जाता था अकबर। यही रणनीति, यही दिमाग जहांगीर भी चलाया। उसने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मानबाई और जगत गोसाई से शादी कर लिया। जगत गोसाई जो थी बाद में वो दुखी होकर मर जाती है, इसलिए क्योंकि जहांगीर जो था ना बहुत ज्यादा शराब पीता था और ये कई बार मना कर चुकी थी, नहीं मानता था, समझ रहे ना, नहीं मानता जहांगीर, जिसके कारण ये जगत गोसाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये दुखी होकर लास्ट में ये उसी गम में ये मर गई, समझ रहे ना जगत गोसाई। बाद में आगे जब हम लोग जाएंगे लो आगे समझेंगे लो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि जहांगीर का जो बेटा कौन है, तो शाहजहां। जैसे शुरू से समझते आ रहे होंगे, अगर जानते होंगे तो समझ आ रहा होगा। बाबर सबसे पहला था मुगल शासक का ये संस्थापक, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां। तो जो शाहजहां था ना उसको इसलिए मैं बता रहा हूं, शाहजहां जगत गोसाई का बेटा था। किनका बेटा था? जगत गोसाई का, समझ रहे कि सूरह। आगे देखेंगे तो ये नूरजहां के बारे में समझ लेते हैं। नूरजहां कौन है? नूरजहां समझ रहे ना, एक समझ जाओ कि बाहर से अलग क्षेत्र से, मतलब दूसरे राज्य के बाहर से आती थी ये जहांगीर के दरबार में। एक शायद डांसर वगैरह ऐसी नर्तकी वगैरह टाइप की थी, समझ रहे ना। जैसे अनारकली थी ना उसी तरह ये भी थी, वो कोई खास थी नहीं, समझ रहे ना। इनकी माँ के बारे में समझ लो। इनकी माँ का नाम है असमत बेगम, लिखे होंगे यहीं पे कहीं पे असमत बेगम, समझ रहे ना। इनकी माँ का नाम क्या है? असमत बेगम। असमत बेगम क्या थी ना, गुलाब के फूल से इत्र बनाती थी। क्या करती थी? गुलाब के फूल से इत्र बनाया करती थी असमत बेगम, समझ रहे ना। कौन है? नूरजहां की माँ है, समझ रहे ना। और एक्चुअली में नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? नूरजहां का ओरिजिनल नाम था मेहरुन्नेसा, समझ रहे ना, मेहरुन्नेसा था। तो मेहरुन्नेसा की माँ है असमत बेगम। वो गुलाब के पौधे से यानी गुलाब के पंखुड़ियों से, पत्तों से इत्र बनाया करती थी, समझ रहे ना। वो इत्र जो है ना काफी ज्यादा पसंद करता था। कौन? जहांगीर से कोई भी इत्र, जाहिर सी बात है कोई भी पसंद करेगा, समझ रहे ना। तो उसी इत्र को असमत बेगम लेके आती थी, दरबार में देती थी। एक दिन क्या की, अपने बेटी से इत्र भेज दी। एक तो इत्र है पसंदीदा सभी किसी के लिए, ऊपर से उसकी बेटियां आ गई इत्र लेके। हो सकता है ये सब सोचा समझा साजिश था असमत बेगम का, क्योंकि जो मेहरुन्नेसा जी थी ना थोड़ी खूबसूरत थी और जहांगीर जो था दिल फेंक इंसान था, समझ रहे ना। वो किसी भी लड़की पर ऐसे ही फिदा हो जाता था, खासकर वो तो राजा था तो ऐसे ही आदमी फिदा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वो जब नूरजहां को देखा तो कह रहा अरे बाप रे, ऐसा खूबसूरत लड़की हमसे कैसे छूट गई, है ना। अब देखा उनको तो नौरोज के त्यौहार में देख रहा है। एक त्यौहार होता है नौरोज, समझ रहे ना, मुगल खासकर मनाते थे नौरोज के त्यौहार। उस नौरोज के त्यौहार में उसने किसको देखा? मेहरुन्नेसा को। जब उसने देखा ना तो उसको क्या बोला? नूर ए महल, नूर ए महल बोला, ठीक है ना। अभी ज्यादा ठीक से नहीं देखा था, अभी आधा अधूरा देखा था। तो उसने कहा कि गजब की सुंदर है यार, नूर ए महल, यानी इस महल में नूर, नूर मतलब होता है खूबसूरती, पूरे महल की खूबसूरती है। आप अब पूरे महल में ऐसा खूबसूरत हम कहीं नहीं देखेंगे, समझ रहे ना। किसको बोला? मेहरुन्नेसा को। और उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया कि हमसे आप शादी कीजिएगा। ये तो चाहते ही थी शादी करने, क्योंकि सब माई बेटी का प्लानिंग था। ये असमत बेगम और मेहरुन्नेसा का सब प्लानिंग था। ये जानबूझ के इत्र उसके साथ भेजी कि इत्र के साथ साथ इसको भी महक लेगा। एगो तो इत्र महकबे करेगा और मेहरुन्नेसा को भी महक लेगा, और दोनों का वही हुआ। और इसने शादी का प्रपोजल दे दिया। कौन? जहांगीर, समझ रहे ना। तो जब शादी के दिन जब देखा उसको बढ़िया से अच्छा से अपने वाइफ को, समझ रहे ना, तब कहा कि ना ये नूर महल नहीं है, सिर्फ पूरे नूर महल नहीं है, ये नूर है जहां है, मतलब पूरे जहान में। जहां मतलब होता है पूरे दुनिया, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सुंदर है ही नहीं है। देख रहा है कितना फेंकू है, मतलब दो को तीन को शादी कर चुका है, तो वो ससुराल शादी कर रहा था, कह रहा है कि नूर है जहां। इतना फेंकू था ना ये जहांगीर, शुरू से फेंकू था, समझ रहे ना। तो ये क्या कर रहा है? नूर ए जहां क्या कर रहा है? नूर अपने ये मेहरुन्नेसा को नाम क्या रख रहा है? नूर ए जहां। पहले नाम रखा था नूर ए महल,
समझ रहे ना, आधा अधूरा देखा था। जब पूरा देखा तो सोचा कि अब तो ब्याह कर ले, तो बड़का फेंक देते हैं। तब कह रहा है कि नूर जहाँ है, पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। और तब वो चोटा बाद में अनारकली के चक्कर में पड़ते रहता था। है नाम रख रहा है मेहरारू का नूर जहाँ, आप फिर पढ़ रहा है अनारकली के चक्कर में। आगे फिर देखेंगे लोग तो ये अनारकली के चक्कर में यो ससुरा पगलाइल रहता था। देख रहा है, ऐसे ऐसे तो है सब राजा सब, ठीक है, इन लोगों को मतलब ही नहीं रहता था। तो यहाँ देखो नूर जहाँ, नूर जहाँ का कहानी समझ आ गया। इसकी माता का नाम असमत बेगम, गुलाब के पौधे से इत्र बनाती थी। इसका जो नूर जहाँ यानी कि मेहरुन्निसा के बाबूजी का नाम था एतमातुद्दौला, और भाई था आसफ खान। इस सब के बारे में बताएंगे, समझना क्यों क्यों बता रहे हैं। आगे देखो, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर। याद रखना, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर, लेकिन सिर्फ दीपावली के दिन उसे छूट रखा था कि दीपावली के दिन कोई भी जुआ खेल सकता है, मतलब खासकर हिंदू वगैरह खेल सकते हैं, बाकी दिन जुआ पर प्रतिबंध था। मीट काटने यानी पशु हत्या पर रविवार हो और ये बृहस्पतिवार हो, 2 दिन इसने बंद कर दिया कि ये 2 दिन मीट नहीं कटाएगा। लेकिन अगर उसी दिन बकरीद पड़ जा रही है, चाहे रविवार हो यानी संडे हो या थर्सडे हो यानी बृहस्पतिवार हो, उस दिन अगर बकरीद पड़ जा रही है तब उस दिन छूट थी। अब ऐसा ना कि नियम लगा दिया कि बृहस्पतिवार और रविवार को मीट कटवे नहीं कीजिएगा और बकरीद उसी दिन पड़ गया तो खस्सी जब कैसे कीजिएगा जी। तो उसने छूट रखा था कि अगर बकरीद पड़ जा रही है उस दिन पर तो काट सकते हैं, अन्यथा और सब दिन में आप रविवार और बृहस्पतिवार को मीट नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। एक तो सहिष्णु था, उसके बारे में सहिष्णु मतलब होता है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला, मानने वाला, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था, एक बार मनाया था 1612 ईस्वी में, ठीक है। क्या बनाया था? रक्षाबंधन का तरह। उस त्यौहार को उसने बोला था निगाह दस्त, याद रखना, निगाह दस्त, निगाह दस्त याद रखना। पूछता है निगाह दस्त क्या है, तो जहांगीर द्वारा ये रक्षाबंधन त्यौहार का नाम रखा गया था, समझ रहे ना। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जहांगीर ने रक्षाबंधन को क्या कहा अपने शब्दों में, तो क्या कहा? निगाह दस्त कहा, समझ रहे, निगाह दस्त यानी निगाह दस्त, समझ रहे ना। आगे देखेगा तो चित्रकारी में निपुण था, यानी पेंटिंग जहांगीर जो था ना बहुत अच्छा करता था, पेंटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत करता था, और उसके दरबार में चित्रकार लोगों का बहुत ज़्यादा इज्जत भी था, क्योंकि खुद पेंटर था, इसीलिए उन लोगों को सम्मान ज़्यादा देता था, समझ रहे हो। न्याय की एक जंजीर बनाया था, ये काफ़ी फेमस हुआ है। जब अगर छोटा मोटा क्वेश्चन यानी ग्रुप डी या छोटा मोटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो खड़े उठा एकदम पूछ देता है कि न्याय का जंजीर निम्न में से किससे सम्मिलित है या किसने शुरू किया था। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने शुरू किया था। वो क्या किया था, सुनो इससे क्या किया था। अपने महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा बनवाया था, समझ रहे ना। उस घंटा में सोने के जंजीर से लटका दिया था। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर दिक्कत लग रहा है, उसको अगर न्याय नहीं मिल रहा है, अगर मतलब कोई अधिकारी के पास गया, अपना न्याय मांगने की कोशिश किया, न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो आता था, वो घंटा जो है जंजीर ऐसे हिलाता था, घंटा बजता था, टन टन, समझ रहा। तो ये जहांगीर के दरबार में से कोई भी निकल के आता था, कभी कभी स्वयं जहांगीर भी आ जाता था, आके लोगों को न्याय करता था, समझ रहे ना। तो न्याय की जंजीर किसने शुरू किया था या न्याय का जंजीर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, याद रखना, जहांगीर ने बनवाया था, इसीलिए काफी ज्यादा फेमस हुआ था, समझ रहे ना। आगे देखेंगे तो 1605 ईस्वी में इसका एक बेटा था खुसरो, समझ रहे ना। खुसरो क्या किया कि बगावत कर दिया अपने बाबूजी जहांगीर से, और बगावत करके भाग गया। भागा ना तो अर्जुन देव थे, कौन? सिखों के 5 गुरु। सिख संप्रदाय में बताया था कि 10 गुरु हैं, जिसमें 5वें गुरु है अर्जुन देव। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमको बचा लीजिए, हमारा बाप जो है जहांगीर मरना चाहता है। किसको? खुसरो को। तो खुसरो का संरक्षण कौन कर देते हैं? अर्जुन देव, मतलब उसकी सहायता कर देते, सपोर्ट करते, जिसके कारण जहांगीर ने क्या किया, ये अर्जुन देव की हत्या करा दिया, फांसी पर लटका दिया, समझ रहा नहीं समझ रहा है। उसके बेटा की मदद करने के कारण ये फांसी पर लटका दिया। आगे देखेंगे तो 1616 ईस्वी में, याद रखना, 1616 ईस्वी में दक्षिण भारत जीत लेता है इसका एगो बेटा, और उसका बेटा, उस बेटा का नाम था खुर्रम। यानी जहांगीर का एक और बेटा था, उसका नाम था खुर्रम। 1616 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीत लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता जहांगीर, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी मुगल शासक थे उनका दक्षिण भारत में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। जो दक्षिण भारत के थोड़े मोड़े जो भी क्षेत्र जीता था ना, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे मुगल, क्योंकि उत्तर भारत में पूरी तरह से उनका कब्जा था, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी उनका पकड़ नहीं था अच्छी तरह से, समझ रहे ना। तो दक्षिण भारत का जब जीतता है खुर्रम, तो खुश होकर जो जहांगीर जो है ना, उसको उपाधि देता है शाहजहां की उपाधि। यही शाहजहां है जो अगला शासक बनेगा, समझ रहे ना। शाहजहां की उपाधि कौन लेता है? ये खुर्रम लेता है, याद रखना। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या था, तो खुर्रम था। कब उसका नाम शाहजहां पड़ा? तो 1616 ईस्वी में दक्षिण भारत का अभियान जीतने के बाद, समझ रहे नहीं, सो रहा है।
समझ रहा है। उसी समय कंधार एगो क्षेत्र था, उस कंधार क्षेत्र जो था मुगलों से स्वतंत्र हो गया। पूछेगा कि निम्न में से कौन, यानी जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था, तो कंधार जो है स्वतंत्र हो गया था। समझ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो यही 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा जो थी उससे शादी होता है, जो अभी जस्ट इसे कहानी सुनाया हूँ कि मेहरुन्निसा क्या की थी, इत्र लेके आई, खुद संग संगे आ गई, जिसको देख के शादी कर लिया, नूर महल कहा, नूर जहां कहा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। इसमें और क्या जानना है, तो 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक, यानी लगभग 11 साल तक जब ये नूरजहां से शादी किया ना, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि प्लानिंग के साथ हुआ था, क्योंकि शादी के बाद नूरजहां जो थी ना पूरी तरह से जहांगीर को अपने कंट्रोल में करने लगी। और जहांगीर था दिल फेंक इंसान, समझ रहे ना, कई भी लड़की सब पे मरते था, समझ रहे ना। तो नूरजहां को ये मतलब नहीं रहता कि जहांगीर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन लड़की से मिल रहा है, क्या कर रहा है, उसे मतलब, उसको मतलब था शासन करने से। नूरजहां धीरे धीरे क्या की, सब शासन जो था ना अपने हाथों में बागडोर संभालने लगी, अपने हाथों में लेने लगी। यहां तक होने लगा ना कि बाद में सिक्का पर जब ना, पहले जहांगीर का फोटो रहता था, अब सिक्का पर नूरजहां का भी फोटो आने लगा, एक तरफ जहांगीर का एक तरफ नूरजहां का, यानी इतना बड़ा वैल्यू हो गया था। कई कई तो इतना था ना कि साइन करने के लिए, कई कई मतलब मान के चलो कोई काम है तो जब तक राजा का साइन नहीं मिलेगा तो काम थोड़े पास होगा, तो कभी कभी नूरजहां साइन मार देती थी, मतलब उसके भी साइन का वैल्यू हो गया। ध्यान से समझना, नूरजहां क्या करना चाहती थी, नूरजहां उसको जहांगीर से मतलब नहीं था उतना, उसको उसके शासन से, उसके राज दरबार, उसके राजपाट से मतलब था, मेन उस पर उसका फोकस था। समझ रहे ना, नूरजहां चाहती थी किसी भी तरह ये जहांगीर के यानी मुगलों का शासन कला अपने कब्जे में रखे, और उसकी मतारी तो उसमें तेजे थी, मार इतर बना बना के गुलाब फूल से मार छिड़कते रहती थी जहांगीर पर, लीजिए मस्त रहिए, लगा के एकदम सुगंध लीजिए रहिए, समझ रहे ना। असमत बेगम और उसका जो बाप था एतमातुद्दौला, उसको मतलब बढ़िया अधिकारी बना दिया गया। आई जब एतमातुद्दौला मरा था ना, तो पूरी जड़ी बूटी से उसका कब्र बनाया गया था। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि मुगलों में सबसे पहले किसकी कब्र जो है मतलब पूरी जड़ी बूटियों से सजाया गया था, है ना, बहुत बेहतरीन तरह से उसकी कब्र सजाया गया था, यही एतमातुद्दौला। ये कौन था एतमातुद्दौला, तो याद रखना नूरजहां का बाप था। इसका भाई था कौन, आसफ खां, इसको भी अधिकारी बना दिया गया था, क्योंकि हाथ पावर था मेहरारू के हाथ में, तो जाहिर सी बात है जो चाहती थी वही करती थी, समझ रहे ना। इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में ही कि ये प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ था, समझ रहे किस बार है। तो ये नूरजहां का जो 11 साल तक शासन की जो ना, उसको कहा जाता है नूरजहां गुट, यानी नूरजहां का पूरा गुट था, पूरा उसके गुट में कौन कौन थे, एतमातुद्दौला, असमत बेगम और आसफ खान, यानी बाप मतारी और भाई, ये सब, और ये खुद नूरजहां, ये चारों मिलकर ओरिजिनली शासन करते थे, जहांगीर अय्यासी में लगा रहता था, समझ रहे ना। आगे देखेंगे क्या है, तो 1608 ईस्वी में, याद रखेंगे ध्यान से समझेंगे इसको, इसी क्रम में जो जहांगीर का जो शासन काल हो रहा है, इसी क्रम में अब अंग्रेज जो है भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में इससे पहले 1495 ईस्वी में वास्को डी गामा ऑलरेडी आ चुका है भारत के दक्षिण साइड में, केरल के कालीकट तट पे। ये चीजें मैं जब पढ़ाऊंगा अंग्रेजों का आगमन, उस समय बता दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान समझो कि 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज जो है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो है वो अंग्रेज जो है किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। क्या लेके, ये फरियाद लेके आता है कि हमको शासन करना है, यहाँ पे शासन करना, आप हमको शासन बोल रहे हैं, हमको व्यापार करना है, व्यापार करने के लिए इजाजत दे दीजिए। किससे मांगता है व्यापार करने की इजाजत, जहांगीर से मांगता है। जाहिर सी बात है, जब अब अंग्रेज जो था ना, मान के चलो अंग्रेज ब्रिटेन में, अंग्रेज किसे बोलते हैं, ब्रिटिश लोगों को अंग्रेज बोला जाता था, ठीक है। तो ब्रिटेन में राजा था, उस राजा का नाम था राजा जेम्स प्रथम, समझ रहे ना, राजा क्या नाम था, राजा जेम्स प्रथम, समझ रहे ना। तो जेम्स प्रथम के पास वहां से पत्र लिखवा के लेकर आया लोग कि हम लोग भारत में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, बाद में समझ आ जाएगा। बस इतना समझो कि वो बिजनेस करने के लिए भारत में आता है। जेम्स प्रथम का राजदूत मतलब होता है ओकर समाचार, उसका मतलब उसका आदेश लेके पहुंचने वाला, समझो डाकिया एक तरह का, समझ रहे ना, किस प्रवक्ता समझ जाओ। जैसे कि इस समय बहुत सारे नेता लोग के प्रवक्ता होते हैं, खुद नेता की बात रखते हैं, उसी तरह राजा का बात रखने के लिए राजदूत आया। कौन था, कैप्टन हॉकिंस, समझ रहे ना। कैप्टन हॉकिंस आता है, भारत में आता है 1608 ईस्वी में आता है, समझ रहे ना। तो वो जब पत्र जो लिखवाया था ना, तो वो अकबर के नाम के लिखवाया था, समझ रहे ना, क्योंकि उसको मालूम था कि अकबर का शासनकाल चल रहा है। जब वो भारत पहुंचा ना, समझ रहे ना, तो 1605 ईस्वी में तो अकबर तो मर गया था, लेकिन वो दरबार में जब आता है तो पत्र आना धुन पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखता है, मतलब जैसे भी लिखा हुआ था उसमें अकबर के बारे में खूब लिखा था कि महान अकबर, आप हमको व्यापार करने वगैरह के लिए छूट दे दीजिए। तो जहांगीर खूब बढ़िया से सुन लेता है, उसके बाद जब सुन लेता है तो कहता है सुनो, रुको, अब
ज़्यादा भाषण दिए, सुनो पहले बात। हम अकबर नहीं है, अकबर हमारा बाप था, अकबर मर गया कखनी है, अब हम राजा यहाँ के, समझ रहे ना। तू गलती लिख के आया, भाग यहाँ से, तुमको छूट नहीं देंगे, समझ रहे ना। तो बेचारा वो उल्टा लिखवा लिया था, समझ रहे, उसको नहीं मालूम था कि अकबर जो है मर गया है। वो अकबर के नामे लेटर लेके आया था, तो उसका क्या हुआ, व्यापारिक छूट उसको नहीं मिल पाया। लेकिन वो जब वो फारसी और तुर्की भाषा में जब उस लेटर को पढ़ा, जाहिर सी बात है, याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुगलों की भाषा क्या थी, तो मुगलों की भाषा तुर्की और मतलब तुर्क भाषा और फारसी भाषा थी, याद रखना, समझ रहे ना, दो भाषा थी, तुर्क और फारसी भाषा। तो तुर्क और फारसी भाषा ये कैप्टन हॉकिंस जानता था, जाहिर सी बात है, उसको पता होगा कि इसी भाषा में बोलना तभी ना सीख के आएगा जी। तो इस भाषा में जब बोला ना, तो जहांगीर जो है ना बड़ा खुश हुआ, तो उसको इंग्लिश खा की उपाधि दे दिया। तो क्वेश्चन इससे बनता है कैसे कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी, कैप्टन हॉकिंस। कौन था, जेम्स प्रथम का कौन था, राजदूत था, याद रखना, समझ रहे। अगली बार फिर से सुधार के लेटर को लेके आता है कौन, 1615 ईस्वी में टॉमस रो। कौन आता है, टॉमस रो याद रखना, टॉमस रो से याद रखना। ये रो गा के गिड़गिड़ा के जहांगीर से बोलता है कि हमको व्यापार करने की छूट दीजिए, मतलब ट्रिक से याद कराना, ऐसा नहीं कि रोने गाने लगा वहां पे जाके। टॉमस रो से याद रखना कि रो गा के उसने जहांगीर से व्यापारिक छूट ले लिया, यानी व्यापार करने का उसे अनुमति ले लिया, समझ रहे किस तरह, याद रखना, समझ रहे। उसके बाद आगे देखेंगे तो दो अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथा चला है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार एग्जामों में, सीधे खड़े पूछ देता है, कभी कभी ज्यादा लंबा रहता नहीं ना, तो जैसे पूछ देगा कि दो अस्पा और तीन अस्पा, यानी कि दो अस्पा और सिंह अस्पा, सॉरी तीन नहीं, दो अस्पा और सिंह अस्पा निम्न में से किससे संबंधित है, तो जहांगीर से। अब ये क्या था, देखो दो अस्पा का मतलब होता था ना कि मनसबदार जो थे ना, वो क्या करते थे कि जितने भी सवार पैदल जो रहते थे, मतलब जितने भी सेना में जो सवार पैदल रहते थे, है ना, पैदल जो घूमने वाले रहते थे, उनके दुगुना घोड़े को रखना पड़ता था। कितना रखना पड़ता था, दुगुना, यानी कि सवारी के दुगुना क्या रखना पड़ता था, घोड़े को रखना पड़ता था। दो अस्पा के तहत ये प्रथा के तहत, और सिंह अस्पा के तहत 3 गुना रखना पड़ता था। बस याद रखना, दो अस्पा के तहत मतलब दुगुना घोड़ा रखना है, और सिंह अस्पा के तहत 3 गुना घोड़ा रखना है, सवारी के 3 गुना, समझ रहे। ये प्रथा किसने शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा निम्न में से किसने शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू किया, ठीक है। जहांगीर जो अपना स्वयं की कथा खुद से लिखा था, उस नाम क्या रखा था, तुजु के जहांगीरी। जैसे बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर खुद से लिखा था, बाद में उसका फारसी अनुवाद किया अब्दुल, ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे अकबर पढ़ा चुके थे कि बाबर का अनुवाद किया था, समझ रहे ना, अबू फजल किया था, समझ रहे ना। उसी तरह ये तुजु के बाबरी, तुजु के जहांगीरी, तुजु के जहांगीरी कौन लिखता है, जहांगीर लिखता है। और इसका अनुवाद कौन करता है, याद रखना, मुतविद खान जो था इसका अनुवाद करता है। तो जाहिर सी बात है, अनुवाद किस भाषा में करेगा, फारसी भाषा में। और लिखा किस भाषा में गया होगा, तुर्की भाषा में, तुर्क भाषा में, याद रखना। जैसे बाबर भी बाबरनामा किस भाषा में लिखा था, तुर्क भाषा में, बाद में अनुवाद किस भाषा में हो रहा है उसका, फारसी भाषा में। उसी तरह तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर खुद अपने से लिखता है अपनी आत्मकथा, और किस भाषा में लिखता है, तुर्क भाषा में। उसको फारसी में अनुवाद कौन करता है, मुतविद खान, समझ रहे हैं, मुतविद खान उसको फारसी भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है। ये जो था ना, अकबर और जहांगीर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थी उसको ध्यान से मैंने समझा दिया, और आप अगर ध्यान से अगर समझे होंगे तब जाकर आपको पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई चीज़ें बाकी रह गई है तो जरूर बताइएगा कि ये चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड छूट गई है। अगर पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप भी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से इसमें से 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, इन मुगलों से क्वेश्चन बराबर आते रहता है, तो इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसी तरह धीरे धीरे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी किसी क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलो।